मेसोपोटामिया के खंडहरों के बहुत नीचे पुरातत्वविदों ने एक ऐसे सीलबंद मकबरे को खोला जो राजाओं के युग से अछूता था। यह मकबरा उरुख के महान शासक गिलगामेश का माना जाता है। बाहर निकली हवा उमस भरी और सामान्य से अधिक ठंडी थी। अंदर दीवारों पर ऐसे निशान खुदे हुए थे जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। और जब अंततः उन शिलालेखों को समझा गया तो टीम को एहसास हुआ कि उन्होंने इतिहास की खोज नहीं की है। उन्होंने ऐसी चीज को छेड़ दिया था जिसे कभी खोजा ही नहीं जाना चाहिए था। नदी के नीचे की अफवाह। वर्षों से प्राचीन उरुख के खंडहरों के पास रहने वाले लोग उस रेगिस्तानी इलाके के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते रहे हैं, जहां कभी यूफ्रेट्स नदी बहती थी। उन्होंने बताया कि वहां की जमीन पर फावड़े से चोट करने पर खोखली आवाज आती थी। मवेशी उसे पार करने से मना करते थे, और जो पार करते थे उनका दावा था कि उनके खुरों के नीचे धरती कांपती थी। गांव के बुजुर्ग उसे नदी की कब्र कहते थे और चेतावनी देते थे कि दरारों वाली जमीन के नीचे कोई प्राचीन शक्ति सो रही है। अधिकांश पुरातत्वविदों ने इन कहानियों को लोक कथाएं कहकर खारिज कर दिया, एक प्रकार का अंधविश्वास जो लोगों को एक प्राचीन नदी के तल की अस्थिर रेत से दूर रखने के लिए था। यह किंवदंती स्वयं शहर के खंडहरों से कहीं अधिक पुरानी थी। गिलगामेश महाकाव्य में वर्णित है कि कैसे उरुख के महान राजा को उस नदी के नीचे दफनाया गया था जिसने उनके शहर को जीवन दिया था। कई पीढ़ियों तक विद्वानों का मानना था कि यह वाक्यांश प्रतीकात्मक था, एक पौराणिक राजा को सम्मान देने का एक काव्यात्मक तरीका। आखिरकार नदी के नीचे मकबरा बनाने का विचार असंभव सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गईं और फरात नदी ने धीरे धीरे अपना मार्ग बदला, उसके पीछे छूटे शुष्क भूभाग में कुछ विचित्र प्रकट हुआ। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से पता चला कि प्राचीन यूफ्रेट्स नदी कभी मिट्टी के नीचे दबी एक उभरी हुई संरचना के चारों ओर तीक्ष्ण रूप से मुड़ी हुई थी। इसका आकार इतना समतल था कि यह प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो नदी ने कभी किसी मानव निर्मित संरचना को घेरा हुआ था, जो नदी के सूखने और बह जाने के बाद मिट्टी में दब गई। 2003 में पुरातत्वविद जोर्ग फासबिंडर के नेतृत्व में एक जर्मन टीम स्थल की जांच करने पहुंची। उनका लक्ष्य सीधा सा था, यह पता लगाना कि कठोर मिट्टी के नीचे मौजूद विचित्र संरचनाएं प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित। उन्नत मैग्नेटोमेट्री उपकरणों का उपयोग करते हुए उन्होंने जमीन की गहराई में स्कैन किया। प्राप्त परिणामों ने सभी को चौंका दिया। सतह के नीचे आयताकार रिक्त स्थानों का एक जाल बिछा हुआ था जो सीधी गलियों से जुड़ा हुआ था। ये आकृतियां इतनी व्यवस्थित थीं कि इन्हें कटाव के कारण बनना असंभव था। क्षेत्रीय रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े खाली स्थान का व्यास लगभग 60 फीट था। केंद्रीय कक्ष ठीक उसी स्थान पर स्थित था जहां कभी उरुख से होकर यूफ्रेट्स नदी बहती थी। प्राचीन ग्रंथ से इसकी समानता निर्विवाद थी। विशेषज्ञों में इन निष्कर्षों को लेकर तुरंत मतभेद पैदा हो गया। कुछ का तर्क था कि ये रिक्त स्थान प्राचीन सिंचाई सुरंगें हो सकती हैं, जो लंबे समय पहले ढह गई थीं और भुला दी गई थीं। वहीं अन्य का कहना था कि यह डिजाइन जानबूझकर बनाया गया था, इतना साफ सुथरा और सुसंगत था कि इसे वास्तुकला के अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए। फासबिंडर के अपने नोट्स से पता चला कि दबी हुई दीवारों की बनावट भी महाकाव्य में वर्णित विवरणों से मेल खाती थी, जिसमें धरती के जल के नीचे दबे एक विश्राम स्थल का जिक्र था। पहली बार गिलगामेश के दफन की कहानी किंवदंती से ज्यादा एक संभावना लगने लगी। इस खोज की खबर तेजी से फैल गई।
बगदाद में सरकारी अधिकारी सुरक्षा जोखिमों और धार्मिक चिंताओं का हवाला देते हुए सतर्क हो गए। धर्मगुरुओं ने चेतावनी दी कि शाही मकबरे को छेड़ने से आध्यात्मिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। पुरातत्व मंत्रालय महीनों तक इस मामले को टालता रहा, क्योंकि वह सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और मेसोपोटामिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज को उजागर करने के बीच फंसा हुआ था। अंततः एक समझौता हो गया। इराक और जर्मनी के संयुक्त अभियान को कड़ी निगरानी और सीमित खुदाई अधिकारों के तहत आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। जब दल उरुक लौटा तो स्थानीय लोगों ने उनसे दूरी बनाए रखी। कुछ लोग चुपचाप देखते रहे, कुछ अन्य लोग सूखी नदी के किनारे चुपचाप प्रार्थना करते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खुदाई स्थल के आसपास हवा भी थम सी गई थी। जमीन सूखी और दरारों से भरी थी और गर्मी लहरों की तरह उठ रही थी। लेकिन उस कठोर मिट्टी के नीचे यंत्र कुछ असंभव सी चीज का पता लगा रहे थे। एक संकेत जो बहुत गहराई से हल्का हल्का स्पंदित हो रहा था। एक छोटे से गांव में फैली अफवाह अब एक पुष्ट खोज बन चुकी थी। जैसे ही टीम ने पुराने नदी तल पर खाइयां खोदनी शुरू की, किसी को भी यह एहसास नहीं था कि वे किसी ऐसी चीज के ऊपर खड़े हैं जो हजारों वर्षों से दबी हुई थी। रेत को भेदने वाली तकनीक। पहली चुनौती थी कठोर मिट्टी की परतों को भेदना, बिना नीचे की सामग्री को नुकसान पहुंचाए। स्थल का हर इंच प्राचीन मिट्टी से भरा हुआ था, जो सदियों से मेसोपोटामिया के सूर्य के नीचे तपती रही थी। एक गलत कदम सभ्यता के उदय से अब तक अछूते रहे नाजुक सबूतों को नष्ट कर सकता था। सुरक्षित अन्वेषण के लिए टीम ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से शुरुआत की, जो मिट्टी में गहराई तक विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजता है। मशीन धीरे धीरे काम करती रही और शुष्क मैदान में एक एक पट्टी का मानचित्रण करती रही। शुरुआत में स्क्रीन पर केवल स्थिर और बिखरी हुई प्रतिध्वनियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होता गया, सतह के नीचे स्पष्ट आकृतियां उभरने लगीं। रडार की रीडिंग की पुष्टि करने के लिए पुरातत्वविदों ने LIDAR का सहारा लिया, जो एक लेजर आधारित प्रणाली है जो भूभाग को अत्यंत बारीकी से स्कैन करने में सक्षम है। प्रकाश की प्रत्येक किरण सटीक माप के साथ वापस लौटी, जिससे भूदृश्य का त्रिआयामी मॉडल तैयार हुआ। जांच के नतीजों से आंखों से न दिखने वाले धुंधले उभार और गड्ढे सामने आए, जो पुराने नदी तल के नीचे एक अप्राकृतिक समरूपता को दर्शाते थे। ये आकृतियां इतनी सुनियोजित थीं कि इन्हें कटाव से उत्पन्न होना असंभव था। दबी हुई इन आकृतियों ने कोने, गलियारे और एक केंद्रीय कक्ष जैसी संरचना बनाई, जो गिलगामेश महाकाव्य में वर्णित प्राचीन यूफ्रेट्स नदी के मार्ग के साथ पूर्णतया संरेखित थीं। अपने दृश्य की पुष्टि करने के लिए शोधकर्ताओं ने मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरों से लैस ड्रोन लॉन्च किए। विशाल भूभाग के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ड्रोनों ने मिट्टी के रंग, खनिज सामग्री और घनत्व में सूक्ष्म परिवर्तनों को कैद किया। जब डेटा का विश्लेषण किया गया तो रेत के नीचे एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो मानव निर्मित किसी चीज की स्पष्ट ज्यामिति थी। टीम के कुछ सदस्यों ने इसे प्राचीन सिंचाई प्रणाली के अवशेष बताकर खारिज कर दिया, जबकि अन्य का तर्क था कि यह बहुत ही सटीक था। डेटा की हर नई परत ने रहस्य को और गहरा कर दिया। जमीन के नीचे की रेखाएं सीधी थीं, जबकि प्रकृति कभी सीधी नहीं होती। निर्देशांकों की पुष्टि हो जाने के बाद इंजीनियर कोर नमूने निकालने के मिशन में शामिल हो गए। ड्रिल मशीनों ने संरचना के चारों ओर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संकुचित मिट्टी में पतले शाफ्ट खोदे। प्रत्येक नमूने में गाद
और गहरे राल जैसे पदार्थ की धारियां पाई गईं। प्रयोगशाला परीक्षणों में बिटुमेन के अंश पाए गए, जो सुमेरियन शाही संरचनाओं में इस्तेमाल होने वाला जलरोधी पदार्थ है। जिसने भी इस स्थल का निर्माण किया था, उसने इसे नमी से बचाने के लिए काफी सावधानी बरती थी। इस विवरण का विशेष महत्व था। महाकाव्य में नदी के नीचे दफन स्थल का वर्णन किया गया था, लेकिन यहां इस बात का प्रमाण मिला कि निर्माणकर्ताओं ने नदी के अंततः सूखने की तैयारी कर ली थी। यह संरचना न केवल बाढ़ से, बल्कि नदी के सूखने पर भी सुरक्षित रहने के लिए बनाई गई थी। मुख्य पुरातत्वविद द्वारा बगदाद को फोन करने से पहले फुटेज की 2 बार समीक्षा की गई थी। सबूत अकाट्य थे। पुराने नदी तल के नीचे का खाली स्थान कृत्रिम था। उसकी ज्यामिति सटीक और सुनियोजित थी। पुरातत्व मंत्रालय ने सख्त संरक्षण प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित प्रवेश की अनुमति दी। जैसे ही टीम ने नीचे उतरने की तैयारी शुरू की, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वे क्या करने वाले हैं। वे अब सिर्फ रेत नहीं खोद रहे थे, वे एक ऐसा दरवाजा खोलने वाले थे जिसे समय ने भी बंद कर दिया था। पानी में डूबे खंडहरों में उतरना। सूर्योदय से पहले ही दल शाफ्ट के चारों ओर इकट्ठा हो गया। कई दिनों से वे कठोर मिट्टी की परतों को खोदते और मिट्टी को मजबूत करते आ रहे थे, और अब स्कैनर द्वारा दिखाए गए दृश्य से वे केवल कुछ ही मीटर दूर थे। रेगिस्तान की हवा शांत और तनावपूर्ण थी। जब तक आवश्यक न हो, कोई नहीं बोलता था। मशीनों की आवाज दूर तक गूंजती रही। केवल औजारों की रगड़ और जनरेटरों की धीमी गूंज ही सुनाई देती रही। एक फील्ड इंजीनियर के अनुसार जमीन मानो सांस रोके खड़ी थी। जब गाद की आखिरी परत हट गई, तो टीम ने हाथ से खुदाई शुरू की। धूल के हर फावड़े से एक नई बनावट सामने आई। दबी हुई रेत, जली हुई मिट्टी और चट्टान से चिपकी हुई काली राल के निशान। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, बिटुमेन और झुलसी हुई मिट्टी की गंध तेज होती गई। एक मजदूर ने हवा को इतना घना बताया मानो वह हजारों वर्षों से स्थिर हो। धीरे धीरे ठोस मिट्टी के नीचे से एक दीवार का किनारा उभरने लगा। टीम ने उसका अनुसरण किया जब तक कि वह एक कोने में नहीं बदल गई, और फिर एक दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा कठोर काले पदार्थ की कई परतों से पूरी तरह से बंद था। यह तारकोल जैसा दिखता था, लेकिन रोशनी में इसमें धात्विक चमक थी। परत को मोटी पट्टियों में लगाया गया था, मानो जिसने भी इसे बनाया हो वह किसी चीज को हमेशा के लिए अंदर फंसाना चाहता हो। शिलाखंड के केंद्र में गोलाकार आकृतियां खुदी हुई थीं, जिन्हें कोई भी विशेषज्ञ पहचान नहीं सका। एक संरक्षण विशेषज्ञ ने किनारों के पास धुंधली कीलाकार लिपि के निशान देखे, लेकिन लिखावट सीधी रेखाओं के बजाय सर्पिलाकार रूप में अंदर की ओर मुड़ी हुई थी। कुछ पुरातत्वविदों का मानना था कि यह आशीर्वाद के रूप में लिखा गया था। वहीं अन्य लोगों ने दबे स्वर में कहा कि यह चेतावनी जैसा प्रतीत होता है। इसे छूने से पहले टीम ने सील के पास पर्यावरणीय सेंसर लगाए। रीडिंग से पता चला कि पत्थर के पीछे हवा फंसी हुई है। प्राचीन गैसें संरचना के पहली बार बंद होने के बाद से ही सील बंद थीं। जब पहली दरार सतह को चीरती हुई निकली, तो उस दरार से एक फुफकार सुनाई दी। उसके बाद की हवा गर्म और तीखी थी, जिसमें तारकोल, राल और प्राचीनता की तीव्र गंध थी। बाद में प्रयोगशाला परीक्षणों ने मेसोपोटामिया के शाही अंत्येष्टि में अक्सर इस्तेमाल होने वाले शव संरक्षण यौगिकों के अंशों की पुष्टि की। कई श्रमिकों ने अपने चेहरे ढक लिए। एक ने पीछे हटते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था मानो हजारों वर्षों में पहली बार कक्ष सांस ले रहा हो। जब अंततः शिलाखंड हटाया गया, तो तेज रोशनी ने धूल को चीरते हुए नीचे एक विशाल कक्ष को प्रकट किया।
विशाल बेसाल्ट स्तंभों द्वारा समर्थित यह स्थान विस्तृत था, जो छाया में विलीन हो जाते थे। जमीन पर बारीक राख और खनिज धूल की परतें बिछी थीं, जो प्रकाश में हल्की सी झिलमिला रही थीं। सोने के टुकड़े दीवारों से ऐसे चिपके हुए थे मानो सूखे हुए सूर्य के प्रकाश के कण हों। टूटे हुए मिट्टी के बर्तन और जंग लगे तांबे के पात्र जमीन पर बिखरे पड़े थे, जो धूल में आधे दबे हुए थे। दूर एक छोर पर गहरे पत्थर से तराशा हुआ एक ऊंचा चबूतरा था, जिसका ऊपरी हिस्सा ताबूत के आकार का था। किनारे पर लैपिस और तांबे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए थे, जो 4000 साल बाद भी प्रकाश को आकर्षित कर रहे थे। दीवारों के किनारे संकरे आले बने हुए थे, जिनमें शेरों, बैलों और मानव चेहरों वाली मूर्तियों को रखा गया था। उनके बगल में हड्डियां और प्राचीन प्रतीकों से खुदी हुई मिट्टी की मुहरें पड़ी थीं। कमरे का हर हिस्सा गिलगामेश महाकाव्य के वर्णनों को प्रतिबिंबित करता था। एक राजा को उस स्थान पर दफनाया गया था जहां जल और धूल का संगम होता है। हवा घुटन भरी शुष्क थी और सन्नाटा छाया हुआ था। उस स्थान का हर विवरण सोच समझकर बनाया गया प्रतीत होता था, मानो निर्माता समय के माध्यम से कोई संदेश भेज रहे हों। पुरातत्वविद स्थिर खड़े थे। उनके हाथों में मौजूद दीपक कांप रहे थे। जो कुछ उन्होंने खोजा था वह अब किसी मकबरे जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर पर उकेरी गई कोई चेतावनी हो। यह संदेश मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों को यह याद दिलाने के लिए था कि उनकी शांति क्यों सुनिश्चित हो गई थी। मकबरे की बनावट और वहां मौजूद ऐसी कलाकृतियां जो वहां नहीं होनी चाहिए थीं। मुख्य कक्ष को खाली करने के बाद टीम ने स्थल का संपूर्ण सर्वेक्षण शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने संरचना का अध्ययन किया, यह शाही विश्राम स्थल जैसा कम प्रतीत होने लगा। फर्श पर हल्की उभरी हुई रेखाएं खुदी हुई थीं, जो उरुख की पुरानी शहर की दीवारों का लघु रूप प्रस्तुत करती थीं। प्रत्येक खंड पर गिलगामेश महाकाव्य में वर्णित देवताओं के प्रतीक बने हुए थे। खुदाई के नोट्स के अनुसार यह संरचना एक सुरक्षात्मक दीवार जैसी दिखती थी, मानो निर्माणकर्ताओं का उद्देश्य घुसपैठियों को बाहर रखने के बजाय किसी चीज को अंदर बंद करना हो। छत नीची थी और उस पर नीले रंग के धुंधले निशान थे, जिन पर सफेद रंग के बिंदु थे। ऐसा प्रतीत होता था कि श्रमिकों ने राजा के ऊपर तारे इस प्रकार चित्रित किए थे कि आकाश और पृथ्वी दोनों भूमिगत रूप से मिल जाएं। दाहिनी ओर के गलियारे में टीम की रोशनी एक ऐसी नक्काशी पर पड़ी जिसने सबको अवाक कर दिया। उसमें एक विशालकाय आकृति शेर से कुश्ती लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी मांसपेशियों को बारीकी से उकेरा गया था। उरुख की प्राचीन मोहरों से इसकी समानता निर्विवाद थी। कलाकार ने आकृति को वही चौकोर जबड़ा और चौड़े कंधे दिए थे जो गिलगामेश के चित्रों में दिखाई देते हैं। उससे कुछ ही दूरी पर उन्हें एक टूटी हुई चूना पत्थर की शिला मिली, जिस पर गिलगामेश का नाम अभी भी स्पष्ट था। सबूत प्रत्यक्ष थे और उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। यह स्थल किंवदंती और कालक्रम दोनों से मेल खाता था। ध्यान तब केंद्रित हुआ जब एक ढही हुई दीवार के पीछे एक छोटा सा छेद मिला। उस छेद से रिसने वाली हवा में मिट्टी और प्राचीनता की गंध थी। एक अकेला मजदूर पेट के बल रेंगता हुआ अंदर गया और उसने एक संकरे रास्ते का वर्णन किया जो एक छिपे हुए कक्ष में खुलता था। अंदर मिट्टी के बक्सों की कतारें सावधानी पूर्वक रखी हुई थीं। जब बक्सों को खोला गया तो उनमें से ऐसी गोलियां निकलीं जो बिटुमेन में सील बंद होने के कारण 4000 वर्षों तक सुरक्षित रहीं। इन पट्टिकाओं ने सबको उलझन में डाल दिया। कुछ सुमेरियन भाषा में लिखी थीं, कुछ अक्काडियन भाषा में, और कई में दोनों भाषाओं का मिश्रण एक ही पंक्ति में था। ऐसा मिश्रण पहले कभी किसी जात अभिलेख में नहीं मिला था।
शुरुआती कुछ पट्टियां हानि रहित थीं। उनमें चढ़ावों की सूचियां और देवताओं की स्तुतियां थीं। लेकिन जल्द ही उनका लहजा बदल गया। एक पट्टी में देवताओं और मनुष्यों के वंश से जन्मे एक राजा का वर्णन था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि उसकी शक्ति ने स्वर्ग के नियमों को तोड़ दिया है। दूसरी पट्टी में संसारों को जोड़ने वाली नदी के नीचे उसके दफन का विवरण था, जिससे संकेत मिलता है कि उसे यूफ्रेट्स नदी में ही कैद कर दिया गया था। एक तीसरे पाठ में जीवन को पुनर्जीवित करने वाले एक पौधे का जिक्र था, लेकिन पाठ अचानक इस पंक्ति पर समाप्त हो गया। यदि वह उठ खड़ा होता है तो धूल भूखी मर जाएगी। अनुवादकों ने इसके अर्थ पर बहस की। कुछ का मानना था कि यह पुजारियों द्वारा लिखी गई एक पौराणिक चेतावनी थी, जिन्हें डर था कि उनका राजा बहुत शक्तिशाली हो गया है। कुछ लोगों ने दबी आवाज में कहा कि वह लेख आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक निर्देश था, एक ऐसा अनुष्ठान था जिसका उद्देश्य उसे कभी जागने से रोकना था। उस कक्ष में ऐसी वस्तुएं भी थीं जिनकी व्याख्या पुरातत्वविदों में से कोई भी नहीं कर सका। प्रत्येक कोने में पत्थर की छोटी छोटी आकृतियां थीं जो मनुष्य के आकार की थीं और जिनका निचला शरीर सांपों जैसा था। उनके सिर चिकने थे और उन पर चेहरे नहीं थे, और उनके हाथ आपस में इस तरह जुड़े हुए थे मानो वे प्रार्थना या विनती कर रहे हों। पत्थर हल्का पीला और चिकना था, लगभग संगमरमर जैसा। उनके बगल में नक्काशीदार छल्लों और प्रतीकों से ढकी एक गोल पीतल की थाली पड़ी थी। ये निशान किसी भी झांत भाषा या तारामंडल चार्ट से मेल नहीं खाते थे। एक शोधकर्ता ने सुझाव दिया कि यह उन तारामंडलों का नक्शा हो सकता है जो दृष्टि से ओझल हो गए हैं या पूरी तरह से गायब हो गए हैं। फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी खुदाई का रुख ही बदल दिया। एक कोने से मलबा हटाते समय एक मजदूर के औजार से हड्डी टकरा गई। मिट्टी खिसकने पर खोपड़ियों का ढेर दिखाई दिया, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, और कुछ ऐसी थीं जो अस्थि विज्ञानी ने पहले कभी नहीं देखी थीं। इनमें से कोई भी किसी दफन स्थल के हिस्से के रूप में व्यवस्थित नहीं थी। वे बिखरे हुए, टूटे फूटे और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से मिले हुए थे। कई लोगों के जबड़े टूटे हुए थे और दांत घिसे हुए थे। सप्ताह के अंत तक उत्साह गायब हो गया था। बातचीत शांत हो गई। कुछ श्रमिकों ने निचले कक्ष में प्रवेश करने से ही इनकार कर दिया। खुदाई निदेशक ने बक्सों को सील करके आगे के अध्ययन के लिए बगदाद भेजने का आदेश दिया। कक्ष की सफाई के बाद भी उस जगह में कुछ अधूरापन सा महसूस हो रहा था। पत्थर के चबूतरे के पीछे की दीवार का एक हिस्सा अछूता ही रह गया था, जिस पर अभी भी कीचड़ और खनिजों का जमाव था। एक तकनीशियन के अनुसार उपकरण उस दिशा में हल्की अनियमितताओं का पता लगा रहे थे, मानो चट्टान के ठीक पीछे कुछ छिपा हो। टीम ने साइट को पूरी तरह से सील करने से पहले इसकी जांच करने का फैसला किया। दीवार पर खुदे हुए शिलालेख। जब टीम ने पत्थर के चबूतरे के पीछे की जगह को साफ किया, तो एक फ्लडलाइट की रोशनी में पीछे की दीवार पर धुंधले निशान दिखाई दिए। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह खनिजों का क्षरण है या समय के साथ दबाव से बनी दरारें हैं, लेकिन जैसे जैसे कीचड़ और अवशेष हटाए गए, आकृतियां दोहराई जाने लगीं। जो पहले बेतरतीब लग रहा था, धीरे धीरे उसमें एक क्रम प्रकट होने लगा। फर्श से छत तक 7 गोलाकार पट्टियां सर्पिलाकार रूप में ऊपर की ओर फैली हुई थीं, जो काले बेसाल्ट पत्थर पर प्राचीन सुमेरियन लोगों के औजारों से कहीं अधिक सटीकता से उकेरी गई थीं। जैसे जैसे वे गहराई से सफाई करते गए, नक्काशी और भी स्पष्ट होती गई। प्रत्येक पट्टी में एक लाल रंग का अवशेष भरा हुआ था, जिसकी बाद में हुई जांचों से पुष्टि हुई कि यह लौह ऑनक्साइड और पशु रक्त का मिश्रण था। इस खोज ने टीम को स्तब्ध कर दिया। उन्हें अवशेषों की उम्मीद थी,
शायद कुछ और शिलापत्र, लेकिन पूरी दीवार पर लिखे शिलालेखों की नहीं। अभियान दल अपने साथ अनुवाद के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं लाया था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतनी छिपी हुई जगह पर शिलालेख मिलेंगे। खुदाई की रिपोर्ट के अनुसार कीलाकार लिपि से परिचित कुछ शोधकर्ताओं ने जो कुछ देखा उसे समझने की कोशिश की। कुछ ने कुछ चिन्हों को प्रारंभिक सुमेरियन भाषा का बताया, जबकि अन्य का तर्क था कि ये चिन्ह पूरी तरह से सुमेरियन नहीं लगते। वे पुराने, अधिक आदिम प्रतीत होते थे, मानो वे किसी ऐसी भाषा से आए हों जो लेखन से पहले अस्तित्व में थी। अनिश्चितता ने तनाव पैदा कर दिया। भाषा चाहे जो भी हो, वह गलत, विकृत, असमान और कभी-कभी जानबूझकर काटी छांटी और दोबारा उकेरी हुई प्रतीत होती थी। जैसे जैसे वे सर्पिल का और करीब से अध्ययन करते गए, पैटर्न और भी विचित्र होते गए। यह लेख अंत्येष्टि लेखन की विशिष्ट सीधी क्षैतिज रेखाओं का अनुसरण नहीं करता था। इसके बजाय यह एक चेतावनी की तरह ऊपर की ओर कुंडलित था, जिसे गति में पढ़ा जाना था। जैसे जैसे वे इसका गहराई से अध्ययन करते गए, उनकी बेचैनी बढ़ती गई। कुछ रेखाएं जल्दबाजी में उकेरी हुई प्रतीत हुईं। उनके कोण अनियमित थे, मानो उन्हें उकेरने वाले व्यक्ति ने दबाव या भय में काम किया हो। सबसे ऊपरी पट्टियां टेढ़ी मेढ़ी लग रही थीं, मानो कांपते हाथों से उकेरी गई हों। उचित अनुवादक के अभाव में उपस्थित लोग अटकलें लगाने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि ये प्रतीक मकबरे की रक्षा के लिए अनुष्ठानों या प्रार्थनाओं का वर्णन करते हैं। अन्य लोगों का कहना था कि यह नामों या देवताओं की सूची जैसा दिखता है, हालांकि इनमें से कोई भी ज्ञात मेसोपोटामियाई देवता से मेल नहीं खाता। एक शोधकर्ता ने बताया कि लेखन के कुछ हिस्से जानबूझकर क्षतिग्रस्त प्रतीत होते हैं, मानो किसी ने बहुत पहले कुछ विशिष्ट शब्दों को मिटाने का प्रयास किया हो। टीम के कुछ सदस्य आपस में फुसफुसाने लगे कि यह सम्मान से ज्यादा चेतावनी लग रही है। फिर उपकरणों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। रिपोर्टों से पता चलता है कि दीवार के पास कम विकिरण स्तर में वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण बेसाल्ट की खनिज प्रतिक्रियाओं या फंसी हुई गैसों को बताया, लेकिन मजदूर इससे सहमत नहीं थे। कुछ विवरणों के अनुसार स्थानीय दल के कई सदस्यों ने नक्काशी के आसपास हवा का तापमान गिरने पर काम जारी रखने से इनकार कर दिया। उसी शाम दीवार के पास रखे ऑडियो रिकॉर्डर ने एक धीमी गूंज को रिकॉर्ड किया, जो रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। आवाज इतनी धीमी थी कि बिना एम्पलीफायर के लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह उपकरणों की प्रतिध्वनि थी, जबकि अन्य ने कहा कि यह कक्ष में गूंजती किसी गहरी मंत्रोच्चारण जैसी लग रही थी। शाम होते होते मुख्य पुरातत्वविद ने खुदाई रोकने का आदेश दिया। टीम ने इलाके को सील कर दिया और विशेषज्ञों की समीक्षा के लिए चिह्नित कर दिया। यह खोज उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी, और उनमें से कोई भी यह नहीं समझा सका कि इतनी जटिल नक्काशी हजारों वर्षों तक अछूती कैसे रही। प्रकाश में लेखन जीवंत प्रतीत हो रहा था, मानो दीवार पर इस तरह फैला हुआ था जैसे वह समझा जाना चाहता हो। और खुदाई शुरू होने के बाद पहली बार सभी एक बात पर सहमत हुए। उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला था जिसका सामना करने के लिए वे तैयार नहीं थे। टीम ने दूर से ही शिलालेखों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों और उन्नत उपकरणों को लाने का फैसला किया, लेकिन जब आंकड़े वापस आए तो जो कुछ उन्होंने पाया उससे रहस्य और भी गहरा गया। संदेश को डिकोड करना। कई दिनों तक कक्ष को सील बंद रखा गया, जबकि प्रत्येक छवि, स्कैन और रिकॉर्डिंग को बर्लिन और बगदाद के अनुसंधान केंद्रों में भेजा गया। टीम के बीच का माहौल बदल गया था। अब यह खोज पुरातत्व जैसी नहीं लग रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो वे किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हों। दूरस्थ रूप से कार्य का जिम्मा संभालने वाले शोधकर्ताओं ने उन्नत इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके शिलालेखों का एक संपूर्ण 3D मॉडल तैयार किया। जब उन्होंने पराबैंगनी और अवरक्त प्रकाश में इसका निरीक्षण किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था। दिखाई देने वाले लेखन के नीचे धुंधली नक्काशी का एक और जाल था जो पतला, अधिक स्पष्ट और एक अलग दिशा में खुदा हुआ था। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये रेखाएं औजारों के निशान हैं या पिछली निर्माण प्रक्रिया के अवशेष हैं, लेकिन डिजिटल विश्लेषण के बाद पैटर्न स्पष्ट हो गया। यह लिखावट थी। ओके, किसी ने पहले संदेश के नीचे दूसरा संदेश उकेरा था, मानो प्रार्थना के भीतर छिपा हुआ कोई गुप्त स्वीकारोक्ति हो। जब इसका अक्षर दर अक्षर अनुवाद किया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि ऊपरी परत जो दिखाई दे रही थी औपचारिक थी। इसके नीचे का पाठ औपचारिक नहीं था। दूसरी परत में एक कठोर और भयावह स्वर था। इसमें काले सूर्य के अस्त होने के बाद हुई एक महान शुद्ध और मनुष्य की धरती को निगल जाने वाली एक लहर का वर्णन था। मेसोपोटामिया के मानकों के अनुसार भी भाषा प्राचीन थी, लेकिन उसमें कुछ भयावह रूप से परिचित सी गूंज थी। इतिहास के आरंभ से पहले ही दुनिया को तबाह कर देने वाली बाढ़ की कहानी। जैसे जैसे वे रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश करते गए, रहस्य और भी गहराता गया। एक पंक्ति में देवताओं और मनुष्यों के वंश से जन्मे एक राजा का उल्लेख था, जिसकी शक्ति मृत्यु के द्वार को भी चुनौती दे सकती थी। एक अन्य पाठ में लिखा था, जब जल पीछे हट गया तो वह पत्थर में जकड़ा हुआ था। उसका विश्राम स्थल धरती और गहरे समुद्र के बीच एक जंजीर थी। प्रारंभिक टिप्पणियों के अनुसार कई अनुवादकों ने उन अंशों को जोर से पढ़ने के बाद काम रोक दिया था। शब्द इतिहास से अधिक किसी बंधन की तरह लग रहे थे। जिसने भी इसे लिखा था वह अपने राजा का सम्मान नहीं कर रहा था, वे उसे कैद कर रहे थे। आगे की जांच से पता चला कि दीवार पर लगा काला सीलेंट साधारण बिटुमेन नहीं था। इसमें पारे के अंश पाए गए, जो एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग मेसोपोटामिया में आत्माओं के सार को बांधने के लिए अनुष्ठानों में किया जाता था। रासायनिक अवशेषों से पता चलता है कि इसे जमने से पहले तरल रूप में डाला गया था, जिससे मकबरे में निहित ऊर्जाशील हो गई। एक वैज्ञानिक ने इसे पत्थर और धातु से निर्मित जेल बताया, हालांकि यह वाक्यांश आधिकारिक रिपोर्ट में कभी नहीं आया। कई हफ्तों बाद अंतिम अनुवाद प्राप्त हुआ। सबसे ऊपरी भाग, जो कटाव के कारण लगभग मिट चुका था, में ऐसे शब्द थे जिन्हें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सिहर उठे। जब धूल उसका नाम भूल जाएगी, तब राजा उठेगा और अंधकार को अपने घर बुलाएगा। इसके नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, जो उसकी शांति भंग करेगा, उसे भूख का सामना करना पड़ेगा और उसका खून उसे याद रखेगा। शोध दल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने इस संदेश को अमृता की कविता के रूप में समझा, यानी यह विचार कि गिलगमेश कहानी के माध्यम से हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन अन्य लोग आश्वस्त थे कि यह शाब्दिक अर्थ है। ये शब्द कोई रूपक नहीं थे, बल्कि एक अभिशाप थे। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार 2 अनुवादकों ने आगे अनुवाद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जब इन्हें जोर से पढ़ा गया तो ऐसा लगा जैसे ये शब्द सजीव हो गए हों। इसका अर्थ चाहे जो भी हो, इस खोज ने पूरी परियोजना का रुख बदल दिया। वह मकबरा अब किसी मृत राजा के स्मारक जैसा नहीं लगता था। ऐसा लगता था मानो उसे दफनाने वालों की ओर से एक चेतावनी छोड़ी गई हो, खून से उकेरी गई, पारे से सील की गई और अनंत काल तक कायम रहने वाली चेतावनी। जब ये निष्कर्ष सामने आए तो लोगों की जिज्ञासा जल्द ही भय में बदल गई। धार्मिक विद्वानों ने खुदाई की निंदा करते हुए कहा
कि टीम ने ईश्वरीय सीमा का उल्लंघन किया है। क्षेत्र की सरकारों ने शोध स्थलों पर नए प्रतिबंध लगा दिए और खुदाई वाले क्षेत्र को चुपचाप रेत से फिर से ढक दिया गया। ऐसी खबरें सामने आईं कि कई मजदूर बीमार पड़ गए थे। हालांकि अधिकारियों ने इसे असंबंधित बताकर खारिज कर दिया। उस स्थल से संग्रहित फुटेज को लॉक कर दिया गया था और केवल चुनिंदा तस्वीरें ही सार्वजनिक की गईं। अकादमिक जगत में गिलगमेश की खोज पर अभी भी चर्चा होती है, लेकिन सावधानी पूर्वक। कुछ लोगों का मानना है कि मकबरे को हमेशा के लिए सीलबंद ही रहना चाहिए। कुछ लोग तर्क देते हैं कि मानवता अपने अतीत को, चाहे वह कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन एक बात निश्चित है, गिलगामेश की कहानी अब केवल किंवदंती नहीं रह गई है। अब यह इतिहास और चेतावनी के बीच, तथ्य और भय के बीच कहीं विद्यमान है। और अगर इस पर विश्वास किया जाए तो उरुख पर राज करने वाला राजा अभी मरा नहीं है, वह प्रतीक्षा कर रहा है। उस नदी के नीचे दफन है जिसने कभी उसके शहर को जीवन दिया था, और उस गहरे सन्नाटे में वह अब भी उस दुनिया को याद करता है जिसने उसकी नींद में खलल डाला था। कहते हैं कि किंवदंतियां कभी नहीं मरती, लेकिन क्या होगा अगर कुछ किंवदंतियां कभी मरना ही न चाहें? अगर पुरातत्वविदों को उस कक्ष को फिर से खोलने का कोई तरीका मिल जाए, तो क्या आप उन्हें खोलने देंगे या आप उसे फिर से बंद करके चले जाएंगे? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप क्या करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।